हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारी डिस्कशन होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। अगर आप एक बिगिनर हो, आपने अभी इस चैप्टर को कभी भी डिस्कस नहीं किया, ना ही इसको कभी पढ़ा है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर आपने इस चैप्टर को पहले किया हुआ है तो रिविजन पर्पज से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये डील करता है आर्टिकल 324। इसके साथ आर्टिकल 324 ही इसको सभी पावर्स, फंक्शन, जो भी प्रिविलेजेस इस कमीशन को मिले हुए हैं वो आर्टिकल 324 से ही डिराइव करता है। अब इसका काम क्या है? एज इट्स नेम डिपिक्ट्स कि इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। अब ये सेंट्रल लेवल यानी कि जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उनको, प्लस जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनके इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट पॉइंट टू बी रिमेंबर कि जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, लाइक म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गई या हमारी ग्राम पंचायत हैं, उनके इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उनको उनके इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए हर स्टेट का अपना एक सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, जिसके अंडर वहाँ के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जाता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी कॉम्पोजिशन की। इसमें होगा एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कुछ इसको असिस्ट करने के लिए कुछ मेंबर्स, यानी कि अदर इलेक्शन कमिश्नर्स भी होंगे जो कि इनको असिस्ट करेंगे। बट उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी उसको प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम फिक्स करेगा। डिपेंड करेगा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके ऊपर कितना वर्कलोड है, उस पर ही डिपेंड करेगा। अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1950 में ही जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इन्फोर्समेंट में आया था। तो 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक जो ये इलेक्शन कमीशन था वो एक सिंगल मेंबर बॉडी थी। दैट मीन्स उसमें सिर्फ एक ओनली एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही था। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को प्रेसिडेंट ने दो और इलेक्शन कमिश्नर को इस बॉडी का पार्ट बनाया और ये बन गई एक मल्टी मेंबर बॉडी। क्योंकि 1989 में जो वोटिंग एज थी उसको 21 साल से रिड्यूस कर दिया गया था 18 साल, जिसकी वजह से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ गया। और उसी वर्कलोड को असिस्ट करने के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को असिस्ट करने के लिए प्रेसिडेंट ने दो और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया और बन गई 3 मेंबर्ड बॉडी। बट जनवरी 1990 में उन दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स को उनकी पोजीशन से हटा दिया गया और दोबारा ये एक सिंगल मेंबर बॉडी बन गई। उसके बाद अक्टूबर 1993 में दोबारा से प्रेसिडेंट ने दो और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया और तब से लेकर आज तक ये एक मल्टी मेंबर बॉडी ही की तरह ही काम कर रहा है। यानी कि अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इसमें 3 मेंबर हैं, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। तो इस बैकग्राउंड से हमें ये भी पता चला कि इनको अपॉइंट करने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करेगा। और अगर ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है तो इसका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा वो उसको हम बोलेंगे चेयरमैन, क्योंकि अगर वो एक सिंगल मेंबर बॉडी होगी तो उसको चेयरमैन बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो एक मल्टी मेंबर बॉडी है तब उसको बोला जाएगा चेयरमैन। अब प्रेसिडेंट कुछ रीजनल कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कर सकता है जो कि इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। रीजनल कमिश्नर्स का मतलब किसी रीजन बेस्ड, लाइक ईस्टर्न साइड कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया इलेक्शन कमीशन को, ताकि जो ये मेन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है इनको वो असिस्ट कर सके। तो ऐसे रीजनल कमिश्नर्स को भी अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट ही करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेन्योर। बट उससे पहले अगर आपने यहाँ तक डिस्कशन को सुना है तो दैट मीन्स आपको डिस्कशन अच्छा लग रहा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। बीइंग अ एस्पिरेंट मुझे इस टॉपिक के रिगार्डिंग जितना भी नॉलेज है उसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर कहीं पर भी आपको लगे कि मैंने आपको कोई पॉइंट गलत बता दिया है, उसमें करेक्शन की ज़रूरत है, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे कहाँ पर कौन सा पॉइंट गलत हुआ है। सो आगे हम बात करते हैं इसकी टेन्योर की। तो इसका टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया,
इसके टेन्योर को प्रेसिडेंट ही स्पेसिफाई करेगा कि इसका टेन्योर कितना होगा, और प्रेसिडेंट ने इनके टेन्योर को स्पेसिफाई किया है 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। रिमेंबर दैट जो ये टेन्योर है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये प्रेसिडेंट ने खुद स्पेसिफाई किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी इंडिपेंडेंस के बारे में। तो इंडिपेंडेंस मीन्स फ्रीडम। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए हैं जो कि इनकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं ताकि ये न्यूट्रल होकर अपना काम कर सके। सो सबसे पहला जो प्रोविज़न है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अगर उनको उनके टेन्योर से पहले प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उसी मैनर में किया जाएगा जिस मैनर में एक सुप्रीम कोर्ट के जज को किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में उस रेजोल्यूशन को स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होता है। वही सेम मैनर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही रिमूव किया जाएगा। तो इससे क्या है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक जॉब सिक्योरिटी है। और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है या कोई रीजनल कमिश्नर है, अगर उनको रिमूव करना है तो उनके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन लगेगी। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रेकमेंड करेगा तभी बाकी के जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या कोई रीजनल कमिश्नर हैं उनको रिमूव करने का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। और जो भी इनको सैलरी, अमॉलमेंट्स, प्रिविलेजेस मिलते हैं उनको पार्लियामेंट उसके ऊपर वोटिंग नहीं कर सकती, या इन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के बाद पार्लियामेंट उनके सैलरी वगैरह को कम नहीं कर सकती। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जो कि इनकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने चाहे इनको इनकी इंडिपेंडेंस की इंश्योरिटी दे दी, लेकिन कुछ ऐसे लूप होल्स या ड्रॉबैक्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन को लेकर। वो क्या है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है कि इनको क्या क्वालिफिकेशन लगेगी अगर इस कमीशन का मेंबर बनना है। सेकंड इज इनके टेन्योर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, जैसे हमने अभी देखा कि प्रेसिडेंट ही स्पेसिफाई करेगा इनका टेन्योर क्या होगा। एंड द थर्ड वन इज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये भी नहीं बताया गया कि जो भी इनके मेंबर्स जब इनका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा क्या वो फर्दर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं, उस चीज़ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो ये कुछ उसके ड्रॉबैक्स हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसके पावर्स एंड फंक्शंस की। इनके पावर्स एंड फंक्शंस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी एंड क्वासी जुडिशियल। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि क्वासी जुडिशियल का मतलब इम्प्रॉपर, क्वासी का मतलब इम्प्रॉपर कि एक फुल फ्लैज्ड जुडिशियल बॉडी नहीं है। अगर हम इनके पावर्स एंड फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला इनका फंक्शन क्या होगा कि जो भी टेरिटोरियल एरियाज़ हैं, अब इलेक्शन से पहले जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उस एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंडर कितना एरिया कवर होगा उसको डिटर्मिन करने का काम करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी का मतलब क्या हुआ कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, चाहे वो लोकसभा का है चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर का है, वो एक स्पेसिफिक एरिया को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो उस एरिया में कितना एरिया आएगा, कवर होगा, तो उसको डिटर्मिन करने का काम करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड द सेकेंड फंक्शन इज़ कि जो इलेक्टोरल रोल है, इलेक्टोरल रोल का मतलब जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनका नेम रजिस्ट्रेशन, उसका पूरा जो भी उन्होंने मेंटेन किया हुआ है इलेक्टोरल रोल को, उस इलेक्टोरल रोल को पीरियोडिकली रिवाइज करना। क्योंकि हर साल ऐसे कितने वोटर्स हैं जो कि वोटिंग के लिए एलिजिबल होते हैं, तो उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करना, ये काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही है। एंड द थर्ड वन इज़ कि जब भी इलेक्शंस होंगे तो उनके जो डेट्स हैं एंड स्केड्यूल है उसको टाइमली नोटिफाई करना, ये काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको उनके सिंबल्स अलॉट करना, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल होता है अपना अपना, तो उनके सिंबल्स को अलॉटमेंट करने का काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही है। एंड नेक्स्ट इनका जो काम है कि अगर इन केस किसी भी इलेक्टोरल प्रोसेस में, इलेक्टोरल मैनेजमेंट में किसी भी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए या डिस्प्यूट हो जाए, तो उनको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए या उसमें इंक्वायरी करने के लिए जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो अपॉइंटमेंट भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही की जाएगी। एंड द नेक्स्ट इज़ कि अगर इलेक्शन वाले दिन या किसी भी तरह का कोई वायलेंस हो जाए तो वहाँ के पोल्स को कैंसिल करना,
तो ये काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही है। तो ये इनके कुछ पावर्स एंड फंक्शंस हैं। एक इनका फंक्शन और भी है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन से पहले जो वोटिंग मशीन लगाई जाती हैं तो उन वोटिंग मशीन को सुपरवाइज करना ताकि किसी भी तरह की कोई चीटिंग ना हो और जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर मैनर में हो, इसको इंश्योर करने का काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही है। एंड हमारा लास्ट टॉपिक है विजन, मिशन एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। तो इनका विजन क्या है? इनका विजन है कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं जो वोटिंग देने के लिए एलिजिबल हैं, तो ये इंश्योर करना कि वो सभी एलिजिबल वोटर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, ये इंश्योर करना इनका विजन है। एंड द नेक्स्ट इज़ द मिशन। तो मिशन क्या है कि जो इलेक्शंस हैं वो एक फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट हों, ट्रांसपेरेंसी के साथ कंडक्ट हों, ताकि जो भी लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका ट्रस्ट इस इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर बिल्ट हो, डेवलप हो कि सब कुछ एक फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट हुआ है। तो ये है उनका मिशन। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे उनके गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। तो उनके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? वही कीवर्ड्स बार बार यूज़ किए गए हैं कि फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना, ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्रेडिबिलिटी के साथ, ताकि लोगों का इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो। दूसरा इनका काम है कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं वो सभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, उस चीज़ को अपनी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसमें पार्टिसिपेट करें, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर। तो ये कुछ उनके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कि ये इंश्योर करना कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो एक फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आई होप कि ये डिस्कशन आपको अच्छी लगी होगी। एंड अगर आप, इससे पहले भी हमने 3-4 वीडियोस को किया है जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को डिस्कस किया है। अगर आपको ये डिस्कशंस अच्छी लग रही हैं, एक फ्रेंडली डिस्कशंस हैं ये, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।